Hello dear students, so in this video we will talk about applications of a PN junction diode. So for CBSE board perspective, the only application which is there in syllabus is the half wave rectification and a full wave rectification. ठीक है, so let's talk about it. First, what is a rectifier? Half wave और full wave तो बाद में बात होगी. पहले understand what is a rectifier. किसी rectifier मतलब किसी कोई भी चीज जो एसी इनपुट को डीसी इनपुट में कन्वर्ट करे. क्या करे? किसी एसी इनपुट को डीसी इनपुट में कन्वर्ट करे. एसी इनपुट की मेन चीज क्या होती है कि एक हाफ साइकिल में वो वन डायरेक्शन में जाएगा तो अदर हाफ साइकिल में वो रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब पोलैरिटी ऑफ द पोटेंशियल और द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस राइट इन ईच साइकिल. अभी हमें क्या चाहिए? हमें इसको रेक्टिफाई करना है, मतलब इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है. मतलब द पोलैरिटी शुड नॉट चेंज, इट शुड ऑलवेज गिव करंट इन सेम डायरेक्शन. सो रेक्टिफिकेशन को अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूँ तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट या पोटेंशियल इस तरीके से अप्लाइड है, राइट, ये एसी है हमारा, तो इसको अगर मैं डीसी में कन्वर्ट करूं, सो दिस मे लुक लाइक दिस, राइट. अभी आप बोलोगे सर ये भी तो करंट चेंज हो रही है. हाँ, चेंज हो रही है, लेकिन इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है. इट इज ऑलवेज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, इट इज नॉट गोइंग इन द नेगेटिव साइड, मींस द पोलैरिटी इज सेम. ठीक है, तो इसलिए भी ये रेक्टिफाइड आउटपुट है. ये अनरेक्टिफाइड इनपुट है विच इज एसी एंड ये रेक्टिफाइड आउटपुट है विच इज डीसी. अब हम पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके इस चीज को एस्टैब्लिश करेंगे कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं. ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस आप समझ गए. रेक्टिफिकेशन प्रोसेस मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना. और यहाँ पे कहीं पे भी ये बात नहीं हो रही है कि डीसी मतलब इट्स अ कांस्टेंट करंट. मैं यहाँ पे कांस्टेंट करंट नहीं दे रहा हूँ आपको. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है. इवन देन इट इज क्लासिफाइड एज अ डीसी. तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर का टिपिकल सर्किट है. तो पहले इसके कि हम समझ लें कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है डायोड की, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको रेक्टिफायर बनाती है. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इट इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट इट एज अ रेक्टिफायर. तो हमको मालूम है कि कोई भी पीएन जंक्शन डायोड अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस, इस केस में क्या होता है? इट अलाउज करंट एंड इट ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस. दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस. इसी को अगर हम रिवर्स बायस कर देते हैं, रिवर्स बायस में इट डज नॉट अलाउ करंट और मिनिमल करंट. तो मतलब जो रिवर्स बायस जो ड्रिफ्ट करंट है उसको हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान रहे हैं. सो डज नॉट अलाउ करंट एंड ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस. This property of a PN junction diode that it allows current only in one direction when it is forward bias. This property is used in rectification. ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में कई बार आपको आ चुका है एज अ थ्योरी क्वेश्चन. ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी वी विल एक्सप्लोर काइंड ऑफ यूटिलाइज टू कन्वर्ट इट एज अ रेक्टिफायर. तो पहले हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. सी इट्स वेरी सिंपल. आपको मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसका सर्किट डायग्राम बनाने को आएगा और ये दोनों डायग्राम बनाने को आना चाहिए. ठीक है, प्लस इसका प्रोसेस है वर्क कैसे करता है. तो पहले समझ लेते हैं. ठीक है, इसको लिखने की बात हम बाद में करेंगे, बट इसको समझ लेते हैं. ये एक टिपिकल सर्किट है. देखो, ये हमारा एक अनरेक्टिफाइड इनपुट है. वी इनपुट क्या है? हमारा एक अनरेक्टिफाइड इनपुट है जो कि पोलैरिटी में चेंज हो रहा है. ठीक है, नाउ बीच में हम लोग एक ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं. ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली जो लोड हमने लगाया है, इस लोड में हमको रेक्टिफाइड आउटपुट चाहिए. हमें लोड में क्या चाहिए? रेक्टिफाइड आउटपुट चाहिए. तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है? एक डायोड
पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, व्हेन यू अप्लाई द वी इनपुट लाइक दिस, तो होगा क्या कि किसी एक हाफ साइकिल में ए विल बी एट ए हायर पोटेंशियल एंड बी विल बी एट ए लोअर पोटेंशियल। जब बी ए वाला हायर पोटेंशियल पे होगा, बी वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो ये डायोड जो है ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। क्यों? क्योंकि ए इज एट ए हायर पोटेंशियल एंड बी इज which is this end, it is at a lower potential, तो फॉरवर्ड बायस होगा, it will allow current to flow and you will get a decent current in the load, right? But next cycle में क्या होगा, polarity will reverse, मतलब क्या होगा कि B will be at a higher potential and A will be at a lower potential, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये डायोड ये रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि P टाइप जो है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया। तो रिवर्स बायस होते ही क्या हुआ, it will not allow current, right? तो एक साइकिल में जब ए हायर पोटेंशियल पे है, डायोड विल अलाउ करंट, एक साइकिल में जब ए इज लोअर पोटेंशियल पे है तो इट विल नॉट अलाउ करंट। सो नेट नेट आपको लोड के अक्रॉस करंट सिर्फ हाफ हाफ साइकिल्स में मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं ग्राफ में। ये आपका इनपुट अनरेक्टिफाइड इनपुट है एसी, विच इज चेंजिंग इट्स पोलैरिटी एवरी साइकिल, बट आउटपुट में आपको एक साइकिल में जब ए हायर साइड पे है तब आपको आउटपुट मिल रहा है, और नेक्स्ट साइकिल में जीरो आउटपुट, फिर जीरो आउटपुट, ये सिलसिला चलता रहेगा ऐसे ही। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपको एक रेक्टिफाइड आउटपुट मिल रहा है लोड के अक्रॉस। तो लोड में जो करंट फ्लो कर रही है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ हाफ साइकिल से आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, अनदर हाफ साइकिल इज लॉस्ट, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो बहुत ईजी है। ठीक, एग्जाम में जो आपसे एक्सपेक्टेशन होगी, जनरली ये क्वेश्चन या 2 मार्क का आएगा, उसमें ना मेन जो मेजॉरिटी जो टीचर आपका इवैल्यूएशन देखेगा वो सर्किट डायग्राम पे देखेगा कि आपने सही बनाया है, और ये दोनों डायग्राम अगर आप ये सही से ड्रॉ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि यू नो द टॉपिक। उसके बाद आपको बस 3-4 पॉइंट्स लिखने होते हैं जो मैंने आपको बोले हैं। पहला पॉइंट, एज सुन एज द इनपुट unrectified input is applied, right, during one cycle when A is at a higher potential, this will be forward bias, right, and this will allow current, and another cycle B will be at higher potential, it will not allow current, hence the output waveform will look like this, right? बस आपको यही 2-3 पॉइंट्स में अच्छे से लिख देना है, not like a story। अब 3 पॉइंट मैक्सिमम कि this is the circuit diagram for the diode is as shown, and first point forward bias, second point reverse bias, and then refer these output waveforms to conclude your explanation। ठीक है, इसमें हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक साइकिल में डायोड जो है रिवर्स बायस है। अब अगर ऐसा हुआ कि आपका एसी का जो पीक इनपुट है, हर एसी में एक पीक इनपुट होता है, ई नॉट या आई नॉट बोलते हैं उसको, राइट? आप ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को अगर रेफर करें तो एक पीक करंट होती है जो कि यहां से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज अ पीक पोटेंशियल और पीक करंट। मान लो इस डायोड का जो आपने यहाँ पे लगाया है, इसको रिवर्स बायस में करंट हमको नहीं फ्लो कराना है, राइट? एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस डायोड का रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज एसी के पीक वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? ताकि ऐसा ना हो कि रिवर्स बायस होते ही ये अपने ब्रेकडाउन को रीच कर जाए और आपका जो इंटेंशन है इसको रेक्टिफाई करने का वो कंप्लीट ना हो। तो आपको ये याद रखना है इसमें कि डायोड्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, डायोड रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज must be higher than AC पीक वोल्टेज, ताकि वो कोई चांस ना हो कि वो अपने ब्रेकडाउन रीजन में चला जाए। सारा इंटेंशन हमारा बेकार हो जाएगा अगर ये ब्रेकडाउन में चला गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर था, अब हम बात कर लेते हैं क्विकली फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो इसका डायग्राम कुछ थोड़ा सा इन्वॉल्विंग ज्यादा है बट बहुत सिंपल है। देखो अगेन यहाँ पे हमने वी इनपुट लगाया हुआ है जो कि हमारा अनरेक्टिफाइड है। यहाँ पे बस एक डिफरेंस पहला देखो कि यहाँ पे 2 डायोड हमने यूज किए हैं, D1 और D2, ठीक है, और उनकी पोलैरिटी को हमने इस तरीके से कुछ कनेक्ट किया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक
अलग तरीके का ट्रांसफार्मर यूज किया है, इसको बोलते हैं सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर। मतलब यहाँ पे एक आप जो इसका एक एंड है वो सेंटर टैप कर देते हो, इस तरीके से अर्थ कर देते हो उसके, ठीक है। और इस पॉइंट के अक्रॉस आपका एक्स और वाई इस तरीके से आप इसमें आउटपुट, जिसको हम आर एल बोलते हैं, ठीक है, लोड, आप ऐसे कनेक्ट करते हो। तो अब ये कैसे, ये डायग्राम आपको बनाना सीखना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। अभी कैसे वर्क करता है अब देखो। सेंटर टैपिंग का मतलब क्या होता है कि दिस विल बी एट अ मिड पोटेंशियल, मतलब ए और बी, मतलब दे कैन गो प्लस माइनस, बट दिस विल बी एट अ यू नो ए और बी में से किसी एक में से तो वो लोअर पोटेंशियल पे ये रहेगा ही रहेगा, ऐसा सेंटर टैपिंग को आप मान सकते हो, ठीक है। अब देखो एक साइकिल में, जैसे ये हमारा वेव फॉर्म एट ए है, मतलब ड्यूरिंग दिस साइकिल ए इज एट ए हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट अ लोअर पोटेंशियल, ठीक है। सेंटर टैपिंग कहीं बीच में होगा, ना तो ए के बराबर होगा ना बी के बराबर होगा, बीच में कहीं होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जब ये चीज इस तरीके से है कि ए इज एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल, बी इज एट ए नेगेटिव पोटेंशियल, आप समझ रहे हो कि ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया और ये वाला रिवर्स, मतलब डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस, डायोड D2 इज रिवर्स बायस। इसका मतलब है करंट ऐसे फ्लो करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से लोड से फ्लो करके वो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब करंट ऐसे गई, ऐसे ऐसे, ठीक है, फ्लो करके ये ऐसे, तो यहाँ से इस तरीके से करंट फ्लो कर गई, तो इस डायरेक्शन में आपको करंट मिल गई। किस साइकिल में? जब ये वाला साइकिल था, जब A was एट अ हायर पोटेंशियल। सेकेंड साइकिल में जब B हायर पोटेंशियल पे आएगा, A जो है वो लोअर पोटेंशियल पे आएगा, तब क्या होगा? तब ये वाला डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, फिर भी जो आपका लोड है उसमें अभी भी आप देख रहे हो करंट इस तरीके से फ्लो कर जाएगी। ये देखो ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये अलाउ कर रहा है करंट इस डायरेक्शन में, ऐसे गई करंट, ऐसे आई और फिर वापस से। तो पहले भी कैसे गई थी? इस तरीके से। तो चाहे ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो, चाहे ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो, आपको लोड के अक्रॉस करंट हमेशा सेम डायरेक्शन में मिल रही है और दोनों साइकिल्स में मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी कोई भी साइकिल मिस नहीं हो रही है। दिस इज कॉल्ड अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू एक्सप्लेन इन द सेम वे दैट आई हैव एक्सप्लेन। अगर आपको चाहिए तो आप एनसीईआरटी में इन्हें मतलब एक पैराग्राफ टाइप में लिखा हुआ है ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप उसको रेफर करके 3-4 पॉइंट्स एज ए नोट्स बना लो, क्योंकि ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा है सीबीएसई बोर्ड में। ऑलमोस्ट एवरी मतलब 4-5 सेट होते हैं, तो उस सेट में एक, किसी सेट में तो, या 2 सेट में, 3 सेट में भी ये हो सकता है क्वेश्चन, राइट। क्योंकि अभी एप्लीकेशंस में और कुछ उन्होंने रखा ही नहीं है सिलेबस में, जीनर डायोड हट गया है, बाकी सारे एप्लीकेशन हटा दिए, तो अकेले सिर्फ यही बचा हुआ। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से इसके नोट बना के आप रख लीजिए। मेन चीज क्या है? ये सर्किट डायग्राम, ये बिल्कुल फ्लॉलेस बनना चाहिए आपका। और ये आउटपुट वेव फॉर्म्स, इस आउटपुट वेव फॉर्म में आपको पहले स्टार्ट करना है वेव फॉर्म एट ए। वेव फॉर्म एट ए में इस तरीके से दिखाना है। वेव फॉर्म एट बी, मतलब ए और बी में फेज डिफरेंस है, जब ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव है, इस तरीके से वेव फॉर्म एट बी। और आउटपुट वेव फॉर्म, मतलब यहाँ पे वेव फॉर्म क्या मिल रहा है आपको? यहाँ ये वाला साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है D1 डायोड, ये वाला D2, क्योंकि यहाँ पे D1 फॉरवर्ड बायस है। देखो ये पॉजिटिव, जब A पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बायस, जब B पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बायस, तो ये D1 का आउटपुट, ये D2 का, फिर ये D1 का, ये D2 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है। एक चीज में हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो ये रिपल फ्रीक्वेंसी है, रिपल मतलब ये जो रिपल्स मिल रहे हैं आपको, राइट, ये जो ऐसे शेप आपको मिल रहे हैं, इसको टिपिकली हम लोग रिपल्स बोलते हैं। यहाँ पे रिपल फ्रीक्वेंसी गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। रिपल फ्रीक्वेंसी, दिस इज डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना, क्योंकि हम पूरा फॉरवर्ड रिवर्स पढ़ जाते हैं, लेकिन हमको ये चीज जो मेन मुद्दे की बात है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब क्या कि अगर ये देखो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आपके इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आप क्लियरली देख रहे हो कि फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, क्योंकि आपको जितनी देर में इसका एक साइकिल हुआ था, जितने टाइम में इसका एक साइकिल हुआ था, उतने टाइम में रिपल के 2 साइकिल हो गए। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी डबल द इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर, तो आप बोलोगे भाई 50 हर्ट्ज उसकी है तो इसकी डबल हो जाएगी, इसका मतलब आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 100 होगी। ये ध्यान रखना।
लेकिन यही रिपल फ्रीक्वेंसी फुल हाफ वेव रेक्टिफायर में, अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर में जाएं तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी इतनी देर में हमको एक साइकिल मिल रहा था इनपुट का, और इतनी ही देर में हमको अभी भी एक ही रिपल मिला है, दूसरा रिपल यहाँ पे आया है। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी आर सेम। तो चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी ये अपने नोट्स में आप डाल लीजिएगा प्लीज, ठीक है। रिपल फ्रीक्वेंसी इज सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी, किसमें? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट फ्रीक्वेंसी, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो रिपल फ्रीक्वेंसी मतलब जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, रिपल मतलब आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं भाई, ठीक है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ये जो है डबल हो जाती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं हाफ वेव और फुल वेव, इसके सर्किट डायग्राम्स, इनका वर्किंग प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट इसको हमें छोड़ना नहीं है, अच्छे से लर्न करके एग्जाम में जाना है। थैंक यू वेरी मच।